Hello students, welcome back. In the last lecture, we were discussing about rate of reaction. Today in this lecture, we will discuss what are the factors affecting rate of reaction. So today's topic is factors affecting rate of reaction. So let us begin with the first factor. And the first factor is nature of reactant. इस फैक्टर को समझते हैं हम इस एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल इज दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है. एक ऐसी ही रिएक्शन हमें कार्बन के ऑक्साइड्स भी शो करते हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर स्टूडेंट्स इन दोनों रिएक्शंस का रेट स्टडी किया जाए तो वी फाइंड दैट दिस रिएक्शन इज फास्ट बट दिस रिएक्शन इज स्लो. तो रिएक्शन देखने में तो एक जैसी लग रही है, मोनोऑक्साइड था दोनों का जो डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, फिर भी रेट में डिफरेंस आ रहा है. तो ये रेट में डिफरेंस किस वजह से आया? तो यहां पर देखिए जो नया बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में. जबकि यहां पे जो नया बॉन्ड बना दैट इज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो डिफरेंट है. इस वजह से डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन और इसी डिफरेंट एनर्जी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट रहता है. तो अब हम लिख सकते हैं दीज रिएक्शंस appear to be similar but they involve different types of bond, hence their energy changes are different, which results into different rate of reaction. तो क्योंकि अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स इन्वॉल्व थे रिएक्शन में, इस वजह से एनर्जी चेंजेस अलग अलग थे और एनर्जी चेंजेस अलग थे, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डिफरेंट देखने को मिला इन दोनों रिएक्शंस का. अब आते हैं सेकंड फैक्टर पे. सेकंड फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो बच्चों पिछला लेक्चर अगर आपको याद है जिसमें हमने ये एक जनरल रिएक्शन जो थी इसको कंसीडर किया था, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया. रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी? डिक्रीज. तो इसके लिए हमने ग्राफ बनाया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का और हमने एक्सपेरिमेंटली कंसंट्रेशन को ट्रैक किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरीके से चेंज हो रही है. तो ग्राफ की शेप आती है ऐसी. अब अगर किसी भी इंस्टेंट पर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 मिनट्स, रिएक्शन शुरू होने के 5 मिनट बाद इस रिएक्शन का रेट बताइए, तो कैसे बताते हैं? तो हमने जो इंस्टेंटेनियस रेट निकाला था लास्ट लेक्चर में, यहां से एक पॉइंट जो है वो आप इस कर्व के ऊपर लेबल कर लो. इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो. इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. और इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या थी रिएक्टेंट की, तो यहां पर बना लो, ये पॉइंट कंसंट्रेशन का आ गया. तो 5 मिनट जब हो चुके थे रिएक्शन शुरू हुए तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इतनी थी और रेट आया इस टेंजेंट के स्लोप का जितना. अब देखो 15 मिनट बाद निकालते हैं, 15 मिनट बाद इस रिएक्शन का रेट क्या है. तो आप यहां से फिर से एक लाइन एक्सट्रापोलेट करेंगे
इस पॉइंट पे आ गई, यहाँ से एक वाई एक्सिस पे मैच कर लो, ये कंसंट्रेशन हो गई रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई है, कम हुई है। अब इस पॉइंट पे रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि हमें यहां पर दिख रहा है, ये टेंजेंट जो है वो ज्यादा स्टीप है, मतलब इसका स्लोप जो है वो ज्यादा रहेगा, और इसका स्लोप ज्यादा रहेगा तो इसका रेट ज्यादा होगा। इस टेंजेंट जो है इसका स्लोप कम रहेगा क्योंकि ये कम स्टीप है, और स्लोप कम रहेगा तो रेट कम रहेगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जा रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन अ रिएक्शन reactant is consumed as a result the rate of reaction decreases। तो ये आ गया रीजन जो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता रहेगा। अब आते हैं हम थर्ड फैक्टर पे जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। दिस इज टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन एक गिवन टेम्परेचर पर अगर आप उसको करवा रहे हो और उस रिएक्शन का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है, द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन temperature. It is found that the rate of reaction becomes double with every 10 degree centigrade rise in टेम्परेचर। तो ऐसा देखा गया है कि रिएक्शंस जो हैं उनका रेट डबल हो जाता है अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए रिएक्शन का। क्यों होता है ऐसा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन का तो हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ reactant molecules increase, hence collision between molecules also increase, which ultimately leads to an increase in the rate of reaction। तो ये हो गया थर्ड फैक्टर दैट इज टेम्परेचर, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब हम आते हैं फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर बच्चों आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। This is called catalyst. Now, what is a catalyst? So, catalysts are basically the chemical substances which increase the rate of reaction, but itself they are not consumed in the reaction. तो यहाँ पर हम definition लिख सकते हैं, these are the chemical substances which increase the rate of reaction
without itself being consumed। तो ये कैसे कर पाते हैं ऐसा? कैटलिस्ट डालने से ऐसा क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो देखो इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट है और यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ये बैरियर जो है ये क्रॉस करना होगा। तो इस बैरियर को हमें क्रॉस करना है। तो मान लो एक हर्डल रेस हो रही है और हर्डल रेस के अंदर बैरियर जो है वो लगा रखे हैं रास्ते में, और बच्चों को क्या करना है, इन बैरियर्स को जंप करना है। जो इसको जंप कर पाएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इधर से इधर जाना मतलब ये साइड रिएक्टेंट है और ये साइड प्रोडक्ट है। तो इन रिएक्टेंट को भी क्या करना है, ऐसे ही इस हर्डल को, इस एनर्जी बैरियर को जंप करना है। अगर इस हर्डल की हाइट ज्यादा रखी जाए तो ये जो बच्चे जो यहां से जंप करके इधर जाने वाले हैं, कम ही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, कम रिएक्टेंट्स जंप कर पाएंगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। लेकिन अगर इस हर्डल की हाइट को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, अब पहले से ज्यादा बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। कैटलिस्ट भी यही करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो एनर्जी बैरियर है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर, और इस एनर्जी बैरियर का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिस भी रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी होगी कि वो यहां से इधर जा पाए, इसका मतलब उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन अगर किसी रिएक्टेंट में कम एनर्जी है तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो आपको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का डायग्राम होता है। एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोला जाता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोल रहे हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert reactant molecule into product is called activation energy। जब हम कैटलिस्ट डालते हैं रिएक्शन में तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रास्ते को छोटा कर देता है, इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को यहां से यहां ले आता है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि बैरियर की हाइट अगर छोटी कर दी जाए तो रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब रीजन जो है वो लिख लो इसका, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। उनकी रिक्वायरमेंट को घटा दिया। हैंस ग्रेटर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विच increases the rate of reaction। तो ये इफेक्ट होता है कैटलिस्ट ऐड करने का किसी भी रिएक्शन पे। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये कैटलिस्ट ऐड करने के बाद का एनर्जी चेंज है या एनर्जी कर्व है, और ये विदाउट कैटलिस्ट का एनर्जी कर्व था। बिना कैटलिस्ट के इतनी एनर्जी चाहिए और कैटलिस्ट डाल दोगे तो इतनी ही एनर्जी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फैक्टर, कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं।
ये रिएक्शन जो है N2 प्लस 3H2, बिना कैटलिस्ट के अगर इस रिएक्शन को करवाया जाए तो इट इज अ स्लो रिएक्शन। लेकिन अगर इस रिएक्शन में आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज कर लें तो आयरन जो है वो इस रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं N2 प्लस 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन चेंजेस इनटू 2NH3, दिस इज अ फास्ट रिएक्शन। तो यहां पर आयरन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फैक्टर कंप्लीट। अब हम आते हैं फिफ्थ फैक्टर पे। फिफ्थ फैक्टर इज सरफेस एरिया। ऑफ रिएक्टेंट। चलो मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल पूछता हूं। एग्जाम्पल जो है ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। आपके पास एक वुडन लॉग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है किसी पेड़ का। अगर इस लकड़ी के टुकड़े को डायरेक्टली जलाया जाए तो इसको जलाने में हमें काफी सारा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके कंबशन की जो रिएक्शन है वो स्लो होती है। लेकिन अगर इसी लकड़ी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या चीर के और फिर जलाएं तो ये लकड़ियां जो है वो जल्दी जल जाएंगी, इनका कंबशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन तो वही है, कंबशन तो हम यहां पर भी इसका करा रहे हैं और यहां पर भी सेम इसी के जो है वो पीसेस करके फिर कंबशन करा रहे हैं। लेकिन अब कंबशन इस केस में फास्ट होता है, इस केस में स्लो होता है। ये एक एग्जांपल है सरफेस एरिया का। अगर इस वुडन ब्लॉक का सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाए, टोटल सरफेस एरिया, और इन पीसेस में काटने के बाद इनका सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाए तो इनका सरफेस एरिया बड़ा आएगा इससे। सरफेस एरिया ज्यादा था, इस वजह से रिएक्शन फास्ट हो गई। सरफेस एरिया कम था, इस वजह से रिएक्शन स्लो थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोयले का। बच्चों आपने मार्केट में कोयला जो है वो देखा होगा, ब्लॉक्स की फॉर्म में मिलता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसके। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो तुम्हारे पास एक कोल का पीस है, इसको हम जलाते हैं तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, C+O2, इट गिव्स अस CO2 गैस। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक था कोयले का। तो आपने देखा होगा कोयले के ब्लॉक को जलाने के लिए काफी देर तक गर्म करना पड़ता है उसको, तब जाके इसके अंदर कंबशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन अगर इसी कोयले के ब्लॉक को मैं पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, इसको जो है वो ग्राइंड कर लिया जाए और ग्राइंड करने के बाद अब इसको अगर जलाया जाए पाउडर्ड फॉर्म में, तो पाउडर्ड फॉर्म में अब कोयले को जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये कंबशन होने में ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन ये कंबशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो डिफरेंस किस चीज़ का आ गया, इसी ब्लॉक को मैंने ग्राइंड किया था, ग्राइंड करने के बाद में सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया, जबकि यहां पर सरफेस एरिया जो है इसके मुकाबले कम है। तो कम सरफेस एरिया है तो ज्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन होने में, लेकिन अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो कम टाइम लग रहा है रिएक्शन होने में। तो ये फैक्टर जो है अब यहां पर हम लिख देते हैं, इफ द surface area of reactant is increased by taking it in powdered form, then the rate of reaction also increase, because greater surface of reactant is exposed in the reaction। तो जितनी ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड रहेगी रिएक्टेंट की, उतना ही रिएक्शन जो है वो फास्ट रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा।
एग्जाम्पल लिख लेना, कार्बन प्लस O2 प्रोड्यूसेस CO2 गैस व्हेन इट इज टेकन इन द ब्लॉक फॉर्म। ये रिएक्शन स्लो है, लेकिन कार्बन प्लस O2 changes into CO2 gas when it is taken in powder form, this reaction is fast। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ फैक्टर which affects the rate of reaction। अब हम आते हैं सिक्स्थ फैक्टर। The sixth factor is found in those reactions which take place in the presence of radiations। So sixth factor is effect of रेडिएशंस। तो ये फैक्टर जो है वो हमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस में दिखाई देगा। What are the photochemical reactions? The reactions which take place in the presence of radiations. These are called photochemical reactions। तो यहां पर देखा जाता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं इस रिएक्शन का, H2 plus Cl2 it changes into 2HCl in the presence of light radiations। अगर ये लाइट रेडिएशंस जो हम यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए, इन लाइट रेडिएशंस की इंटेंसिटी जो है वो कम रखी जाए, मतलब थोड़ी ही रेडिएशंस जो है वो डाली जा रही हैं यहां पर, तो रेडिएशंस कम डालेंगे तो फोटॉन्स कम जाएंगे, फोटॉन्स कम जाएंगे तो कम ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। और कम रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोडक्ट कम बनता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, स्लो। तो इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज लो देन रेट ऑफ रिएक्शन इज लो, एंड इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, ज्यादा रेडिएशंस डाल रहे हैं हम इन रिएक्टेंट्स पे, ज्यादा रेडिएशंस आएंगी तो ज्यादा फोटोन आएंगे, ज्यादा फोटोन आएंगे तो वो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाएंगे, और ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट। तो अब इसी चीज को जो है वो हम यहां पर लिख देते हैं कि इन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस इफ द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज लो देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। In photochemical reaction, if the light intensity of radiation is low, then rate of reaction is also low। If the intensity is increased, then rate of reaction also increase। तो ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बच्चों, इन फैक्टर्स को याद करने के लिए आप इस शॉर्ट फॉर्म को याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है कंसेप्टर्स। ये वर्ड जो है वो आप ध्यान रखना, CNCPTRS। यहां पर C का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, N का मतलब है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरे C का मतलब है कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में होती है तो कंसंट्रेशन की बजाय क्या यूज करते हैं, प्रेशर। तो ये याद रखना, प्रेशर ऑफ गैस। अगर कोई रिएक्शन लिक्विड स्टेट में हो रही है तो कंसंट्रेशन टर्म यूज किया जाता है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है तो वहां पर हमें गैस का प्रेशर बढ़ाना होता है कंसंट्रेशन की बजाय। तो ये प्रेशर जो है वो गैसियस रिएक्शन के केस में यूज किया जाएगा, इफेक्ट वही रहेगा जो कंसंट्रेशन में हुआ था। T का मतलब है टेम्परेचर, R का मतलब है रेडिएशन, S का मतलब है सरफेस एरिया। तो ये दोनों एक ही चीज है, यहां पर लिक्विड स्टेट है, यहां पर गैसियस स्टेट है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं।
तो आप कंसेप्टर्स, CNCPTRS, कंसेप्टर्स वर्ड याद रखना, सारे फैक्टर्स जो है वो अपने आप आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो इन फैक्टर्स में से हमें क्या करना है, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका क्वांटिटेटिवली इफेक्ट स्टडी करना है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। क्वांटिटेटिव मतलब इक्वेशन की फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से दो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे? सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो अभी तक तो हम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो थे वो दे रहे थे, अब हम क्वांटिटेटिवली इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस बात को हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत उसी ग्राफ से करते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो है वो इस तरीके से कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ शो करता है। और इस ग्राफ से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। अब इस ग्राफ में हमें एक रिलेशन देखने को मिला था कि जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हाई होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होता है, और जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है। तो अब इस बात को हम लिख सकते हैं, इन a chemical reaction when concentration of reactant decrease, the rate of reaction also decrease। और अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें किसी रिएक्टेंट की किसी रिएक्शन में तो वापस से कंसंट्रेशन ऊपर जाएगी, मतलब रेट बढ़ेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इसका यह मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कोई रिलेशन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में और रेट ऑफ रिएक्शन में प्रेजेंट है। अब इस बात को स्टडी किया सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट ने, गुल्डबर्ग एंड वेग, WAAGE, 1867, this was the year. They studied the relation या the effect of concentration on rate of reaction and put forward law of मास एक्शन। तो 1867 में ये दो साइंटिस्ट इसी रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं और ये एक लॉ प्रपोज करते हैं, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या कहता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में ये बोला गया दैट फॉर एनी जनरल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल this is the general reaction, the law of mass action says that rate of reaction is directly proportional to concentration of A क्या है, reactant, raised to the power its coefficient, and concentration of B raised to the power its coefficient। तो ये बात बोली गई लॉ ऑफ मास एक्शन में जो इन दो साइंटिस्ट ने दिया था। यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
rate of reaction is equal to k a raised to the power a and b raised to the power b. इसको बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन. अब इस लॉ को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या ये इक्वेशन जनरली सभी इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई हो जाती है, सभी केमिकल रिएक्शंस क्या इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं. तो अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया इस इक्वेशन का, और एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि सभी रिएक्शंस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, कुछ रिएक्शंस फॉलो करती हैं. तो इसका मतलब ये एक जनरल लॉ नहीं है जो सभी इक्वेशंस पे अप्लाई किया जा सके. तो एक्सपेरिमेंटली it was found that all the chemical reactions do not follow this law of mass action. तो कुछ ही रिएक्शंस जो हैं वो इस लॉ को फॉलो करती हैं, सभी रिएक्शंस इस लॉ को फॉलो नहीं करती. एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया. तो बाद में इस लॉ को करेक्ट किया गया और ये बोला गया दैट एनी केमिकल रिएक्शन विल फॉलो दिस लॉ. रेट ऑफ रिएक्शन of any chemical reaction, it will be directly proportional to a raised to the power alpha and b raised to the power beta, where alpha and beta may be same as the stoichiometric coefficient of reactant A and B or different. तो लॉ ऑफ मास एक्शन जिसमें यह बोला गया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है उनको आप पावर में रख दीजिए. ये बात एक्सपेरिमेंटली जब वेरीफाई नहीं हो पाई तो एक्सपेरिमेंटली ये बोला गया कि ये जो पावर में कोफिशिएंट आपने रखा था इसकी जगह अल्फा और बीटा ये दो वेरिएबल्स यूज कर लीजिए. अल्फा और बीटा कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो जो रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रही थी उस केस में तो क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा आर सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. और जो रिएक्शन फॉलो नहीं कर रही है लॉ ऑफ मास एक्शन को उस केस में अल्फा और बीटा क्या आ जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो लॉ ऑफ मास एक्शन को इस तरीके से इन्होंने क्या किया, करेक्ट किया. और अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं तो ये कहलाता है रेट लॉ. सो व्हेन वी राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय a raised to the power alpha and b raised to the power beta, then this is called rate law. तो अब रेट लॉ जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of reactant raised to the power any coefficient alpha and beta, where alpha and beta
where alpha and beta can be same as A and B or different. तो अब रेट लॉ जो है इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं सभी केमिकल रिएक्शंस पे। और यहां पर अल्फा और बीटा जो आ रहा है जिसको हम कोफिशिएंट बोल रहे हैं, ये ए और बी के जैसा भी हो सकता है उन रिएक्शंस के लिए जो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रही थी, और उनसे डिफरेंट भी हो सकता है। अब देखो बच्चों, ये जो हमने रेट लॉ की अभी इक्वेशन लिखी, इसके अंदर के जो है इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इन दिस इक्वेशन के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ये जो ब्रैकेट में हमने ए लिखा है इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ब्रैकेट में बी लिखा है, इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये मतलब है इस रेट लॉ के अंदर जो टर्म्स यूज किए गए हैं इनका। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम इस के रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया है ये क्या होगा, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रिएक्शन आप स्टडी कर रहे हो उसमें जो ए और बी रिएक्टेंट आपने लिए हैं, अगर ए और बी की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले ली जाए तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर अल्फा, 1 की पावर बीटा। 1 की पावर में कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आएगा? 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा? के बराबर। रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या बन गई? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन और द स्पीड ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज 1 मोलर। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन हम इसी इक्वेशन का यूज करके लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इज इक्वल टू दिस इफ concentration of A और concentration of B is taken as 1 molar। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इस इक्वेशन को हम लिखेंगे फिर ऐसे, आर ओ आर का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1 रेज टू द पावर अल्फा, 1 रेज टू द पावर बीटा। तो ये किसके बराबर आया? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। यहीं से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन या फिर कह लो स्पीड ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 मोलर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर गैसियस रिएक्शन है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और अगर तुम्हारी लिक्विड रिएक्शन हो रही है, लिक्विड स्टेट में रिएक्शन हो रही है, तो कंसंट्रेशन 1 मोलर लेनी होगी। तो ये होगी रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब देखो इसके अंदर एक और टर्म आ जाता है रेट लॉ के अंदर। क्या टर्म है ये? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और बता रहा हूं मैं आपको यहां पर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? रेट लॉ में जो आपने लिखा है ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, इन अल्फा और बीटा को ऐड कर दो। ऐड करते हैं तब जो हमारे पास नंबर आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच concentration term
इज रेज्ड टू पावर। तो कंसंट्रेशन टर्म के पावर में जो आपने एक्सपोनेंट रखा हुआ है उनका सम कर दीजिए, तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया रेट लॉ, और रेट लॉ में हमने क्या इफेक्ट देखा कि कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं।